नमस्कार मित्रों, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से रविरंजन कुमार अपने YouTube चैनल लर्नपुर में। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NCERT 7th क्लास की ज्योग्राफी या सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर आपको 4। चैप्टर का नाम है वाटर। यहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे इसके अंतर्गत वो टॉपिक होगा टाइड्स, ज्वार भाटा, पानी कहाँ कहाँ कितना है और वाटर सर्कल क्या है। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जीएस के बहुत सारे पोर्शन को NCERT के बेस पे करवाने का प्रयास कर रहा हूं और NCERT के अलावे कुछ बुक्स से भी मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूं जो आपके तैयारी को बेहतर कर सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स। सबसे पहले, जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो 3 अवस्था में पाया जाता है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि वाटर नेचुरल रिसोर्सेस है और इनके 3 फॉर्म होते हैं। वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं? लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पृथ्वी पर 2 प्रकार के जल है। एक लवणीय है और दूसरा अलवणीय है। लवणीय का मतलब सैलाइन, जिसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरा है अलवणीय, जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। ये जो लवणीय वाटर है ये मानव यूज़ के लिए नहीं है, बस ये जो अलवणीय वाटर है जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं यही हमारे उपयोग के लिए है और इसकी मात्रा पृथ्वी पे बहुत कम है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब सभी लोगों को मालूम है कि पृथ्वी पर पानी का जो भाग है वो 71% पार्ट्स पे है और 71% पार्ट्स पे होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि जल की किल्लत है, जल बचाइए। ऐसा क्यों? तो यही कारण है कि केवल 3% वाटर फ्रेश वाटर है और पीने और खेती करने लायक है। बाद बाकी जो 97.3% है वो हमारे लिए यूज की नहीं है, उसे पीने में हम यूज नहीं कर सकते। अब आइए हम देखते हैं आगे कि पृथ्वी पर जल की आपूर्ति जल चक्र के द्वारा होता है, वाटर साइकिल के द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल होता क्या है। वाटर साइकिल का मतलब होता है कि पानी का इवेपोरेशन होना, वाष्प बनना, वाष्प बन करके संघनन होना, कंडेंस होना, और फिर संघनन होकर के बादल बनना, और बादल बनने के बाद रेनफॉल होना, मतलब पृथ्वी पे बरसना, और फिर जो है ना उसका वाष्पीकरण होना। ये एक सर्कल है। जैसे देखिए यहाँ आइए, ये पानी है और इसका क्या होगा कि जब सूरज की रोशनी पड़ेगा इस पे तो ये इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट का मतलब ये वाष्पीकृत होगा और वाष्पीकृत हो करके ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये संघनन होगा, इसका कंडेंस होगा, और संघनन होने के बाद ये बादल बनेगा। और अब जानते हैं कि बादल जो है ना पानी का ही फॉर्म है जो गैस अवस्था में रहता है। और फिर यहां से होता क्या है कि पानी की जब बूंदे हवा में तैरने लायक नहीं रह जाता है तो वे भार के कारण नीचे गिरने लगता है, और इसी जो गिरने का जो अवस्था है इसी को हम वर्षा कहते हैं। और फिर ये पानी देखिए वाष्पीकृत हुआ, संघनन हुआ, फिर बादल बना और फिर बरस गया। तो यही सर्कल बनता है। यही जो है ना पृथ्वी पे बार बार जो है ना पानी का आना जाना लगा रहता है। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसी के कारण धरती पे पानी की आपूर्ति होता रहता है। अब आइए देखते हैं लवणता, सैलिनिटी। तो लवणता किसे कहते हैं? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को हम सैलिनिटी या तो लवणता कहते हैं। मतलब 1 लीटर पानी आप लेंगे, 1000 ग्राम पानी,
और उसमें देखेंगे कि नमक की मात्रा कितनी है, उसी को हम लवणता कहते हैं। अब महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। ये यहां से लवणता से ये क्वेश्चन समझिए कि बार बार पूछा जाता है कि 1000 ग्राम पानी में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो 35 ग्राम के आसपास। ये क्वेश्चन आप थोड़ा दिमाग में सेट करके रखिएगा। दूसरी बात, हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल में एक जगह है मृत सागर। मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता है, सैलिनिटी है। अब वो कितना है? वो है आपको 340 ग्राम पर लीटर, मतलब 1000 ग्राम में 340 ग्राम उसमें क्या है? लवण है। मतलब नमक की मात्रा आप सोच सकते हैं कि कितना लवण का ज्यादा मात्रा है। अब एक चीज और कि जहां कहीं भी महासागर में लवण का मात्रा ज्यादा होगा तो लवण की मात्रा ज्यादा होने के कारण आपको वहां नाव खेने में या नाव चलाने में परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात कि लवणता ज्यादा होने के कारण उसमें तैरना भी काफी आसान हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है कि जब नदी से महासागर में एक नाव जाएगा तो क्या होगा? डूब जाएगा कि ऊपर उठ जाएगा या स्पीड हो जाएगा? तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी नदी से महासागर में कोई जहाज प्रवेश करेगा तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होता है उसका सरफेस टेंशन जो होता है ज्यादा होता है, पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के कारण थोड़ा जहाज ऊपर उठ जाता है। तो ये चीज थोड़ा आपको बताना था। आगे आइए हम देखते हैं कि जल का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि कहां कहां कितना वाटर है और हमारी यूज के लिए है या नहीं है। सबसे पहले आइए देखते हैं महासागर में। तो अभी आपको बताया था कि महासागर में जो पानी है उसका महासागर में जो पानी है वो कितना है? 97.3% वाटर है। समझिए इतना वाटर है, लेकिन हमारे यूज किए नहीं है। उसके बाद आइस कैप्स, और आइस कैप्स का मतलब क्या होता है कि पहाड़ों पे जो हिमनद के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, ये कितना है? 0.20%। अब आइए देखते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब जो धरती के नीचे वाटर है वो कितना है? 0.68%। फ्रेश वाटर इन लेक, जो झील वगैरह उसमें कितना है? 0.009%। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, इसमें कितने हैं? 0.009%। और एटमॉस्फेयर जो वातावरण है, वातावरण में पानी का मात्रा कितना है? 0.099%। और रिवर में कितना है? 0.001%। अब देखिए जो धरती पे रिवर है, नदियां हैं, उसमें कितना कम वाटर है? 0.001%। तो कुल मिलाकर के धरती पे जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जल का वितरण, वो इस फॉर्म में है। और कभी कभी यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यदि सीधा सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा फिर भी आपको जल से संबंधित निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू में और मेंस में क्वेश्चन तो देखने को एक ना एक मिल ही जाएगा। तो वहां भी आप जल संकट या जल से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको ये डेटा यदि याद है तो बेहतर तरीके से मेंस का आप क्वेश्चन लिख पाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए कुल जो है ना इसका एडिशन कितना हो गया? 100%। तो कुल पृथ्वी पे इतना ही पानी है। अब आइए हम देखते हैं अब कि समुद्री परिसंचरण। समुद्री परिसंचरण का मतलब होता है कि ओशियन सर्कुलेशन। अब ओशन में किस तरह की एक्टिविटीज होती है। अब महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। जी हाँ, महासागर में जो पानी होता है वो हमेशा जो है ना मोशन में रहता है, गति में रहता है। आप यदि तुलनात्मक रूप से देखेंगे झील के पानी को, नदियों की पानी को, या छोटे छोटे पोंड या तालाब के पानी, तो वहाँ का पानी क्या होता है? अस्थिर होता है। लेकिन समुद्र के किनारे आप जाएंगे तो वहाँ हमेशा ज्वार भाटा या कुछ तरह इस तरह की जो है ना पानी का ऊपर नीचे उठना लगा रहता है। महासागर में तरंगे
जिसको वेव्स कहते हैं, और ज्वार भाटा जिसको टाइड कहते हैं, उठता रहता है बराबर। यदि आप समुद्र के किनारे गए होंगे, देखे होंगे भूकंप, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड के कारण बड़े बड़े तरंगे उठती रहती है। तो आप यदि गए होंगे समुद्र के किनारे तो देखे होंगे कि पानी का उठना ऊपर नीचे होना लगा रहता है। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि समुद्र में, महासागर में एकदम से आपको देखने को आएगा सुनामी। तो इस सुनामी के पीछे क्या कारण होता है? सुनामी के पीछे यही कारण है कि भूकंप आना, ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फटना, या कभी कभी क्या होता है लैंडस्लाइड का मतलब कि समुद्र के नीचे जो मिट्टी है वो एक ही बार जो है ना काफ़ी नीचे चले जाना। तो ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी तेजी के साथ जो है ना लहरें उठती है और ये सुनामी का रूप ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आया था, जो हिंद महासागर के आसपास बहुत सारे जगह को प्रभावित किया था और इसमें बहुत सारे जान माल का क्षति हुआ था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं ज्वार भाटा, जिसको हम टाइड कहते हैं। तो सामान्यतः समुद्र में या महासागर में देखा जाए तो दिन में कम से कम दो बार नियमतः जल का उठना और गिरना होता ही है। कहीं कहीं जो है ना इससे ज़्यादा बार भी होता है, लेकिन नियमतः यही है सामान्यतः कि 2 बार निश्चित रूप से जल का उठना और गिरना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा या टाइड कहते हैं। अब आइए एक कंडीशन को हम समझते हैं। अब यहाँ देखिए, जब सूरज, सन, अर्थ और मून, उसका ऐसा कंडीशन, तीनों का कंडीशन ऐसा बनेगा, तो इस समय जो है ना जो ज्वार भाटा आएगा वो लघु होगा, मतलब नीप टाइड होगा, छोटा ज्वार भाटा बनेगा, क्योंकि ये तीनों एक सीध में नहीं है, एक लाइन पे नहीं है। तीनों जो है ना ये अलग अलग, सूरज और अर्थ तो एक लाइन में है लेकिन चांद एक लाइन में नहीं है। तो ऐसे में इसमें क्या होगा कि ये देखिए, पृथ्वी पे जो पानी होता है उसका खिंचाव जो है ना इधर से सूरज के द्वारा भी, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है सूरज भी और चांद भी। तो ऐसे में यदि एक सीध में रहेगा तो ज़्यादा खिंचाव लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये एक सीध में नहीं है तीनों, तो इसमें ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। और ऐसे कंडीशन में छोटा ज्वार या भाटा या पानी जो उठेगा ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठेगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम नीप टाइड कहते हैं या लघु ज्वार कहते हैं। अब आइए ये 2 कंडीशन और देखते हैं हम। अब इस दोनों कंडीशन जो है ये कब बनेगा? तो ये दोनों कंडीशन पूर्णिमा और अमावस्या को बनता है। अब जानते हैं कि पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं और अमावस्या को न्यू मून कहते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या में तीनों एक सीध में होगा, सूरज, चांद और पृथ्वी, सूरज, पृथ्वी और चांद। तो इसमें क्या होगा, समझिए कि पृथ्वी के ऊपर जल है और दोनों तरफ से खिंचाव लग रहा है। जब दोनों तरफ से खिंचाव लगेगा तो पानी जो है ना ज्यादा ऊपर उठेगा। तो इस कंडीशन और इस कंडीशन, दोनों कंडीशन में बृहद ज्वार आएगा, जिसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बनता है और यह क्वेश्चन काफी आसान होता है। यदि इस कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल बल के कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार भाटा आता है। क्लियर? जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो बृहद ज्वार आता है। सही बात है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के ज्यादा निकट होगा तो आप जानते हैं कि ज्यादा निकट वाले आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा सकता है, दूर वाले आप पे कम फोर्स लगाएगा। तो यह सामान्य सी घटना है, जिसके कारण जो है ना बड़ा ज्वार या ऊंचा ज्वार आता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन सन, मून और अर्थ तीनों एक सीध में होता है, एक लाइन पे, जिससे सबसे ऊंची ज्वार आती है या आते हैं। सबसे ऊंची ज्वार आती है। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। अब आइए हम देखते हैं महासागरीय धारा। ये जो महासागरीय धाराएं हैं, ओशियन करंट है, ये करंट पृथ्वी के कंडीशन को
ठंडी गर्मी के लिए बहुत ही हद तक जिम्मेदार होता है। आइए इसको हम देखते हैं। तो गर्म जलधारा ये दो तरह के हो सकते हैं, गर्म जलधारा या ठंडा जलधारा। अब सॉरी, अब ये गर्म जलधारा सामान्यतः इक्वेटर के निकट होते हैं एवं ध्रुवों की ओर बहती है। सामान्य सी बात है कि ये देखिए, ये पृथ्वी है और बीच में इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। हम सबको पता होगा कि सूरज की किरण यहाँ जो है ना सीधी सीधी पड़ती है, तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो नॉर्मली जो गर्म जलधारा है ये यहीं पे बनता है, और जब यहाँ बनेगा, यहाँ जानते हैं कि बर्फ जमा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि इसका जो डायरेक्शन होता है गर्म जलधारा का, इक्वेटर से लेकर के नॉर्थ पोल या तो इक्वेटर से लेकर साउथ पोल की तरफ होगा। वैसे भी सामान्य सी चीज है कि जो गर्म पानी होगा वो ठंडे पानी की तरफ जाएगा। तो ये कंडीशन है, इक्वेटर के निकट होते हैं एवं ध्रुवों की ओर बहती है। जिसमें एक एग्जांपल के लिए देख लीजिए, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम किस तरह की धारा है? ये गर्म धारा है, गौ से गर्म और गौ से गल्फ, इसको याद रखेंगे। ठंडी जलधारा तो ध्रुवों या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांश की ओर बहती है। तो अब देख लीजिए, ध्रुवों या उच्च अक्षांश, ध्रुवों या उच्च अक्षांश मतलब हाई लैटिट्यूड, उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांश की ओर बहती है। तो ये क्या होगा नॉर्मली कि ये ध्रुव से, पोल से इक्वेटर की ओर, या समझ इसका डायरेक्शन जानते इधर होगा, ऊपर वाले का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर या साउथ पोल से इक्वेटर की ओर, सामान्यतः यही इसकी दिशा होती है। ये धाराएं किसी भी क्षेत्र के तापमान, अब ये जो धाराएं होती है किसी भी क्षेत्र को तापमान को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, ये धाराएं जहां भी गर्म धाराएं होंगी वहां के क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जहां ठंडी धाराएं होंगी वहां के क्षेत्र या वहां के जो एटमॉस्फेयर होगा वो कुछ ठंडा होगा। जिस स्थान पे, ये वाला पॉइंट कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये जिस स्थान पे ये दोनों धाराएं मिलती है, समझिए गर्म धारा है हॉट करंट, और ये समझिए कि ये हुआ आपको कोल्ड करंट। ये जिस स्थान पे मिलता है, ये वाला क्षेत्र मछली मत्स्यन के लिए या फिशिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। यहाँ मछली पकड़ना बहुत आसान होता है, और यहाँ एक प्रकार का धुएं सा, कोहरा सा हमेशा बना रहता है, जिसके कारण यहाँ पे नाव वगैरह या जहाज ले जाना कठिन होता है। बाद बाकी फिशिंग के लिए ये जगह काफ़ी उपयुक्त होता है। तो आप जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी भाग है, वहां या जापान के आसपास का जो कुछ क्षेत्र है मछली पकड़ने के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। इसी कंडीशन को लेकर के वहां ये दोनों धाराएं मिलती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही कुछ समझाना था। और ये जो सातवीं क्लास की जो ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है पानी, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था, जिसका मैंने मेन पॉइंट नोट डाउन करके आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसको प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।